हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट में है नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन, यानी नंबर ऑफ हेड्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनानी है नंबर ऑफ हेड्स के लिए इन टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन, अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया है। तो हम मान लेते हैं एक्स हमारा क्या है? रैंडम वेरिएबल। एक्स अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है, हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, तो एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी? यानी अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, हो सकता है एक बार भी हेड ना आया हो, क्योंकि हमें हेड के बारे में पूछा गया है। हो सकता है एक बार हेड आया हो सकता है दोनों के दोनों बार हेड आया हो। तो एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज होगी 0, 1, 2। अगर तो हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, हो सकता था कि एक बार भी हेड ना आया हो सकता है एक बार हेड आया हो सकता है दोनों टाइम हेड आया हो। तो इसके लिए हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होंगे? हमने लिखा एस, यानी सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? उसके लिए सैंपल स्पेस। इनको हम इजीली लिस्ट आउट कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सैंपल स्पेस के उससे करेंगे। जो अगर क्वेश्चन मतलब कॉइन को अगर 4 टाइम 5 टाइम अगर हमने टॉस किया है, उसमें सैंपल स्पेस लिस्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है, उसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। तो हमने लिखा, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो एक्स लिखा। एक्स की हमारे पास वैल्यूज़ क्या है? पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2। उसके बाद पी ऑफ एक्स, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम टेबल बना लेते हैं। तो हमने लिखा एक्स और नीचे हो जाएगा हमारा पी ऑफ एक्स। तो 0 के लिए 0, यानी एक बार भी, 0 का मतलब क्या है? एक बार भी हेड नहीं आया था। ये नंबर ऑफ हेड्स पूछा गया है। 0 क्या है हमारे पास? यानी रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2। ये हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की? एक बार भी हेड नहीं आया। तो एक बार भी हेड नहीं आया, इसका मतलब दोनों बार टेल आई है। तो ये हो जाएगा 1, और टोटली कितने हमारे पास? 4, यानी 1/4। उसके बाद एक बार हेड आया है, यानी एक बार हेड, तो एक बार हेड ये, एक बार हेड ये, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2/4, यानी 1/2। उसके बाद दोनों बार हेड आया है, तो दोनों बार हेड आया है, तो ये केस है, तो यानी 1/4। तो इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, और इसके इजीली हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं। और कॉइन भी हमारे पास क्या था? अनबाइज्ड कॉइन, यानी फेयर कॉइन था। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सैंपल स्पेस से कर लिया। ये हमारे पास क्या है? एक्स 0, 1, 2। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल, और पी ऑफ एक्स इसकी प्रोबेबिलिटी, और ये टेबल हमारे पास क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया है नंबर ऑफ हेड्स के लिए। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है? नंबर ऑफ टेल्स इन दी सिमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स। अगर हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है, और अब की बार हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टेल्स के लिए, और निकालना क्या हमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इसमें भी। तो हम पहले हमारा क्या काम होता है? पहले हम देख लेते हैं एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगी। एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, जो हमारे एक्स की वैल्यूज़ होगी वो हमेशा हमारे थ्रो पे डिपेंड करेगी। तो हमने कॉइन को थ्रो या टॉस कितने कितने बार थ्रो किया है या फिर टॉस किया है? 3 टाइम। तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? हो सकता है एक बार भी टेल, क्योंकि नंबर ऑफ टेल्स के बारे में पूछा गया है, एक बार भी टेल नहीं आई हो सकता है एक बार टेल आई हो सकता है 2 बार टेल आई हो सकता है तीनों के तीनों बार टेल आई हो। जितने बार थ्रो किए उससे एक मतलब एक केस फालतू हो जाएगा, क्योंकि 0 वाला 0, 1, 2, 3, यानी 4 केस हो जाएंगे अगर हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए। अगर हमें कन्फ्यूजन हो रही है तो इसलिए हम ध्यान रख लेंगे इसको। तो एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, यानी एक बार भी टेल नहीं आई, एक बार आई, 2 बार आई, और तीनों के तीनों टाइम टेल आई। तो उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस किया है और इसके सैंपल स्पेस हम बनाते ही आए हैं, तो इसको भी हम सैंपल स्पेस से कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो, कॉइन पे हेड टेल आने की हेड या टेल ही आ सकता है। उसके बाद कॉइन को हमने कितने टाइम टॉस किया? 3 टाइम, तो 2 raised to the power 3, यानी 8। तो 8 हमारे पास क्या हो जाएंगे? इसके सैंपल स्पेस। ये हमने बेसिक वीडियो में बताया है। तो 8 का हाफ हमारे पास क्या होता है? 4। तो 4 टाइम हेड, 4 टाइम हमने क्या लिखा? हेड। और 4 टाइम हम क्या लिखेंगे? टेल। तो हम 4 टाइम लिखेंगे टेल, 4 टाइम हमने लिखा टेल। उसके बाद 4 का हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। तो हम लिखेंगे 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। हमने लिखा 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। उसके बाद 2 का हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। तो उसके बाद हम लिखेंगे 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, यानी हेड, टेल और हेड और टेल। तो ये हमारे पास, अगर हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है, तो ये हमारे पास इसके सैंपल स्पेस हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो हम लिखेंगे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या है? 0, 1, 2 और 3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल, और पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी, और पूरी टेबल हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो
हमारे पास जीरो का केस क्या होगा, यानी एक बार भी टेल नहीं आई थी। जीरो का केस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक बार भी टेल नहीं आई थी। तो सैम्पल स्पेस में एक बार भी टेल नहीं आई थी, तो सैम्पल स्पेस में एक बार भी टेल नहीं आई थी, इसका मतलब तीनों टाइम हमारे पास क्या आया था, हेड। तो ये कितने हैं, 1, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 1/8। उसके बाद 1 यानी एक बार टेल आई थी, एक बार टेल आई थी, इसको हम टिक से डिनोट कर लेते हैं, एक बार टेल आई थी। उसके बाद 1 टाइम टेल, बस हमारे पास कितने केस हो गए, ये भी है 1 टाइम टेल, इसमें भी है, यानी 1 2 3 3 केस हो गए जिसमें 1 टाइम टेल आई है, तो 3/8। उसके बाद सेकंड यानी 2 का मतलब क्या है, यानी 2 टाइम टेल आई है, तो 2 टाइम टेल आई है, इसको हम सर्कल से कर लेते हैं। हमारे पास 2 टाइम टेल है, यहाँ भी हमारे पास 2 टाइम टेल है और 2 टाइम टेल, तो अगेन ये भी हमारे पास 3 केस हो गए, तो 3/8। उसके बाद 3 यानी 3 के 3 टाइम टेल आई है, तो 3 के 3 टाइम टेल ये है, तो 1/8। तो ये हमारे पास हो गया। अगर नंबर ऑफ टेल्स इन दी सिमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, अगर हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल, और ये टेबल हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे इसी का पार्ट है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये। अब की बार क्या बोल रहे हैं, कॉइन को 4 टाइम टॉस किया है, तो कॉइन को 4 टाइम टॉस किया है, तो यानी वैसे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस अगर देखें तो 16 हो जाएंगे, या तो आप 16 सैम्पल स्पेस बना के लिस्ट आउट कर लो, तो उसे निकाल लो, नहीं तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, क्योंकि 4 के प्लेस पे 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम थ्रो आएगा, तो हमें उनके सैम्पल स्पेस बनाने में दिक्कत आएगी, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगाएंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, NCR A⁻r और B⁻n-r, ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। आगे हम ये भी बताएंगे कि हम मतलब ये NCR था ना हमारे पास कॉम्बिनेशन की, ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं। देखो NCR, N हमारे पास क्या होगा, पहले इस फॉर्मूले में समझ लेते हैं हमारी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगी। तो N हमारे पास क्या होगा, थ्रो, यानी जितने बार हमने थ्रो किया है, यानी फिर ड्रॉ किया है, या तो हमने कॉइन या फिर डाई या टॉस किया है, तो N की वैल्यू तो हमारी वो होगी। अब की बार हमारे पास N की वैल्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास N की वैल्यू क्या है, हमने 4 टाइम टॉस किया है, तो N की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। उसके बाद NCR, R हमारे पास क्या होगा, R की वैल्यू जो X होगा ना, रैंडम वेरिएबल होगा, 0 1 2 वाली वैल्यूज़, ये हमारी R की वैल्यू वेरी करेगी। उसके बाद A⁻A हमारी क्या होगी, A हमारे पास हो जाएगी सक्सेस, यानी जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछा गया वो हमारी सक्सेस हो जाएगी, और B वाली हो जाएगी हमारे पास फेलियर। उसके बाद आर जो ये वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू, और B की रेज टू दी पावर इनमें से माइनस करके हम लिखते हैं, ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले तो हम X की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। X की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगी, X की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, या तो नंबर ऑफ हेड्स के बारे में पूछा है, 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यानी एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आया, 3 बार हेड आया, या तो चारों के 4 बार हेड आया। ये तो हमारे पास X की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो हमने लिखा 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास केस हो जाएंगे X, ये हो जाएगा हमारे पास P ऑफ X, यानी हम ये टेबल तैयार कर देंगे। तो हमने लिखा, पहले 0 के लिए देखते हैं हम, क्योंकि अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखो फॉर्मूला है हमारे पास NCR A⁻r B⁻n-r, तो N हमारे पास क्या है 4, C R के प्लेस पे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले 0 फिर 1 2 3 और 4, ठीक है, और A और B की वैल्यू, सक्सेस और फेलियर हमारे पास क्या होंगे। देखो मतलब हेड की बात की गई है, तो हेड हमारे पास सक्सेस होगा, और कोइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अनबाइज्ड कोइन है, फेयर कोइन है, तो 1/2। उसके बाद इसके फेलियर की, अगर हेड नहीं आया तो इसका मतलब टेल आया, इसका मतलब टेल आया होगा, तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी, यानी फेलियर हो गया तो 1/2, तो A की वैल्यू भी 1/2 और B की भी 1/2। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा, अब सिर्फ हमें सोल्व करना है। तो हमने लिखा हमारे पास होता है NCR, तो पहले हम इसके लिए लिखेंगे P ऑफ 0 के लिए, तो P ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा, P ऑफ 0 N के प्लेस पे हमारे पास क्या है 4 टाइम हमने थ्रो किया है, NC R के प्लेस पे हमारे पास क्या है, शुरू में 0 4 C 0, उसके बाद A⁻A है, आगे A हमारे पास कितना 1/2, A की वैल्यू सक्सेस यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये A की वैल्यू होगी R हमारे पास यही होता है सेम, यानी 0 और 1/2 रेज टू दी पावर, इसमें से माइनस करके लिखते हैं, तो 4 - 0 यानी 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4C 0 1/2 रेज टू दी पावर 0 1/2 रेज टू दी पावर 4। उसके बाद सिमिलरली P ऑफ
अगर 1 के लिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4c1। सिर्फ इसी क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आएगी, बाकी हम हैबिचुअल हो जाएंगे। तो 1/2 रेज टू दी पावर ये 1, उसके बाद 1/2 रेज टू दी पावर 4 - 1 यानी 3, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू सेम चल रही है तो हम ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद P(2) हमारे पास क्या हो जाएगा P(2) के लिए हमारे पास होना चाहिए 4c2 1/2 रेज टू दी पावर 2 और 1/2 रेज टू दी पावर 4 - 2 यानी 2। तो हमारे पास आगे होगा P(3) के लिए हमारे पास हो जाएगा 4c3 1/2 रेज टू दी पावर, जो इसके पैर में है वही यहाँ 1/2 और दोनों का डिफरेंस 4 - 3 यानी 1। उसके बाद PO4 के लिए, तो PO4 के लिए हमारे पास हो जाएगा 4c3 1/2 रेज टू दी पावर 3 और 1/2 रेज टू दी पावर 4, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4c4 के लिए देख रहे हैं ना हम, तो 4c4, तो यहाँ भी 4 और 4 - 4 यानी रेज टू दी पावर 0। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4c0 P(0) के लिए हम निकालते हैं, तो 4c0 हमारे पास क्या होता है, NCR का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं NCR। तो NCR का फॉर्मूला हम कैसे करते थे कम्बिनेशन में, n का फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, n का फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो सेम वही चीज़ है। 4c0 को हमें कैसे लिखना चाहिए, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 0 यानी अगेन 4 का फैक्टोरियल और इंटू 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर 0 यानी 1 और 1/2 रेज टू द पावर 4 कितना होना चाहिए 1/16। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल से हमारे पास 4 का फैक्टोरियल चला जाएगा और हमें याद रखना है 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 0 का फैक्टोरियल, अगर हम इस 0 का फैक्टोरियल कभी 0 लिखो तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 1, 11th में पढ़ा हमने, तो 1 × 1 और 1/16, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/16, यानी P(0) की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1/16। उसके बाद हमारे पास 1 का केस है। 1 के केस के लिए हम क्या करेंगे, 4c1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4c1 यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 यानी 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर 1 यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर 3 यानी 1/8। तो हमारे पास देखो 4 का फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ से लिखा, देखो 4 n था तो n का फैक्टोरियल, 4 था तो 4 का फैक्टोरियल, n - r यानी ये माइनस करके लिखा तो 4 - 1 यानी 3 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल सेम एज इट इज़ यानी 1 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने लिखा 4 का फैक्टोरियल, तो हम इसको 3 के फैक्टोरियल तक खोल सकते हैं, यानी माइनस में पीछे लिखते हैं हम इसको 4। जैसे 4 का फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 अप टू 1 तक हम लिखते रहते हैं। तो क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है 3 का नीचे हमारे पास क्या है 3 का फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल है, तो हम 4 को 3 के फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल यानी कितना बचा 4। इस सारे को सोल्व करने के बाद हमारे पास 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई 1/8। देखें तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कितना आया 1/4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे तो 1/4 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ भी 1/4। उसके बाद है हमारे पास 4c2। तो 4c2 ये था हमारे पास 4c2, यहाँ स्पेस कम है यहाँ कर लेते हैं 1/2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर 2। तो 4c2 यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 4 - 2 यानी 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर 2 यानी 1/4 मल्टीप्लाई अगेन 1/4। अब देखो 4 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 के फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं। नीचे हमारे पास क्या है 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/16 लिख सकते हैं इसको हम। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कितना बचा 4 × 3 = 12 अपॉन यहाँ 2 का फैक्टोरियल क्योंकि 2 × 1 ही होगा तो अगेन 2 यहाँ हो जाएगा 1/16। तो अगर हम इसको लिखेंगे 2 × 1 = 2 6 × तो ये हो गया हमारे पास 6/16। उसके बाद लिखेंगे 2 3 × और ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 × 16। तो 2 3 × 6 2 8 × 16 यानी ये हो गया 3/8। तो ये हमारे पास सोल्व करने के बाद आ रहा है 3/8। तो इसको हम टेबल में भी लिखेंगे साथ साथ 3/8। उसके बाद 4c3 में हमारे पास क्या हो जाएगा 4c3 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर
1, यहाँ स्पेस कम हम यहाँ कर रहे हैं। तो 4c3 यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल इंटू आर यानी 3 का फैक्टोरियल 1/2 रेज टू दी पावर 3 यानी 1/8 मल्टीप्लाई 1/2। अब 4 को हम 3 तक खोल लेते हैं। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/16। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया तो हमारे पास बचा 4/16। तो 4/16 क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद 1/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 4c3 के लिए सॉरी P(3) के लिए आया 1/4, यहाँ भी लिख देंगे 1/4। उसके बाद है हमारे पास P4 के लिए। तो P4 के लिए क्या होना चाहिए 4c4 यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 यानी 0 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 है तो यानी 1/16 और किसी की पावर 0 यानी 1, किसी की पावर 0 यानी 1। तो 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल तो कितना बचा 1/16 इंटू 1 यानी 1/16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/16। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है नंबर ग्रेटर देन 4। अब की बार डाई का केस है, पिछली बार हमारे पास कॉइन का केस था। तो डाई को हमने कितने बार थ्रो किया है 2 टाइम। तो एक्स की अगर देखा जाए तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है नंबर ग्रेटर देन 4, यानी हो सकता है एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 ना आया हो सकता है एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया हो, उसके बाद दोनों के दोनों बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया हो। तो देखो एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ तो 0 1 2 हो गई। उसके बाद हमारी इसमें सक्सेस देखो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एन कितने टाइम टॉस किया हमने 2 टाइम, तो एन की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। और आर की वैल्यू एक बार 0 1 2 इन सब के लिए यानी एन 2c0 2c1 और 2c2। उसके बाद ए की वैल्यू यानी सक्सेस क्या होएगा, सक्सेस हमें क्या बोला गया है नंबर ग्रेटर देन 4 हमारी सक्सेस है। तो नंबर ग्रेटर देन 4 कैसे आएगा, देखो 1 2 6 में डाई पे 1 2 6 नंबर होते हैं। तो 1 2 6 में नंबर ग्रेटर देन 4 कौन होता है 5 और 6 यानी 2 नंबर होते हैं। तो 2 अपॉन इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ग्रेटर देन 4 यही 2 नंबर है। तो 2/6 यानी हमारी हो जाएगी 1/3। उसके बाद फेलियर बी, फेलियर इसका मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया है। तो नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया तो इन चारों में से कोई आया होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 4/6। तो ये हो जाएगा 2 2 जा और 2 3 जा। तो बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2/3। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो हमने लिखा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, एक्स की वैल्यूज़ हैं 0 1 0 1 और 2। ये हमारे पास एक्स है और पी ऑफ एक्स हम निकाल लेते हैं। तो देखो पी ऑफ 0 के लिए, तो पी ऑफ 0 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ 0 इज इक्वल टू पी ऑफ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा NCR, यानी फॉर्मूला क्या होता है NCR, यानी लिख ही लेते हैं एक बार NCR a रेज टू दी पावर r b रेज टू दी पावर n माइनस r। तो n के प्लेस पे हमारे पास कितने टाइम थ्रो किया है तो 2 टाइम n 2c0 के लिए निकाल रहे हैं तो 2c0 a रेज टू दी पावर यानी सक्सेस 1/3 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई b कितना 2/3 रेज टू दी पावर 2 माइनस 0 यानी 2। ठीक है, तो 2c0 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 तो यानी 2 का फैक्टोरियल 1/3 रेज टू दी पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 4/9। तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आएगा 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल गया यानी हमारे पास हो गया 4/9। तो 0 के केस के लिए हमारे पास हो गया 4/9 यानी एक बार भी अगर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया था। तो P ऑफ 1 आगे है हमारे पास P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2c1 रेज टू दी पावर सक्सेस के लिए 1/3 था तो 1/3 रेज टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई 2/3 फेलियर के लिए रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी 1। तो 2c1 हमारे पास क्या होएगा 2c1 यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1/3 रेज टू दी पावर 1 यानी 1/3 और ये भी 2/3। तो 2 का फैक्टोरियल नीचे 1 है तो कट ही नहीं रहा तो 2 का फैक्टोरियल यानी 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 अगेन 4/9। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 केस के लिए 4 यानी नंबर अगर एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया तो 4/9। उसके बाद सेकंड P ऑफ 2 के लिए, सेकंड नहीं P ऑफ 2 के लिए, तो P ऑफ 2 के लिए 2c2 मल्टीप्लाई 1/3 रेज टू दी पावर ये एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू दी पावर 2 माइनस 2 यानी
0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 को अगर हम सोल्व करें तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 2 - 2 यानी 0 का फैक्टोरियल इज मल्टीप्लाई 1/3 का स्केयर यानी 1/9 और किसी की पावर 0 यानी 1। तो 0 का फैक्टोरियल ध्यान रखना है, 0 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 1, 0 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 और किसी की भी पावर 0 यानी अगेन 1। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 और 1/9 इंटू 1 यानी 1/9। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/9। उसके बाद इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, यानी कम से कम एक डाई ने 6 अपीयर किया हो। तो एक्स की यानी एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी। एक्स अगर यानी एक डाई को हमने 2 टाइम टॉस किया है, क्वेश्चन नंबर मतलब ये 5th का ही सेकंड पार्ट चल रहा है। तो डाई को हमने 2 टाइम टॉस किया था, तो हो सकता है एक बार भी 6 अपीयर ना हुआ हो सकता है एक बार हुआ हो या तो 2 बार हुआ हो, लेकिन एनसीईआरटी में इन दोनों का कंबाइन करके लिखा हुआ है, मतलब 0 और 1 का ही केस दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में क्या लिखा है एटलीस्ट 1 डाई। तो एटलीस्ट के केस में हम क्या करते हैं कि कम से कम ये तो हो, यानी कम से कम एक डाई ने तो 6 अपीयर किया हो, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी दोनों वाला केस भी हम किस में लेंगे 1 में लेंगे, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट लिखा है, इसलिए 1 और 2 वाला केस इन्होंने एक साथ ही लिख दिया। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सैंपल स्पेस से कर रहे हैं। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हैं 0 और 1। उसके बाद पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स। देखो 0 के केस में हमारे पास क्या होता है, 0 के केस में हमारे पास होता है एक बार भी, मतलब एक बार भी 6 अपीयर नहीं हुआ। तो एक बार भी 6 अपीयर नहीं हुआ किसी भी डाई पर, तो हमारे पास कितने केस होने चाहिए, एक बार भी 6 अपीयर नहीं हुआ, यानी ये सारे। एक तो ये छोड़ सकते हैं हम, ये वाली रो और एक लास्ट वाली रो, क्योंकि इनमें एटलीस्ट यानी कम से कम एक बार तो 6 आया है, लेकिन हम किसके लिए देख रहे हैं 0 टाइम, यानी एक बार भी 6 नहीं आया। तो एक बार भी 6 नहीं आया तो कितने हैं यानी 1 2 3 4 5 और ईच में 5 है, तो यानी 25 केस है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 25/36। उसके बाद 1 टाइम, यानी एटली 1 का मतलब हो गया यानी 1 टाइम तो 6 अपीयर हुआ, और एटलीस्ट का केस दिया गया इसलिए 1 से ज़्यादा वाला भी केस हम इसी में लेंगे। तो हमने क्या लिखा, ये 6 हमारे पास, ये 6 हमारे पास, सॉरी 6 हमारे पास, ये इसको हम डबल काउंट नहीं करेंगे, 5 ही हो गए, क्योंकि इस रो में भी आ रहा है इस रो में भी। तो हमारे पास कितने हो गए 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/36। अगर हम देखें, अगर ये क्वेश्चन एटलीस्ट का नहीं होता, मतलब एटलीस्ट ना लिखा होता, 6 अपीयर्स ऑन 1 डाई होता, तो हम लिखते 0 1 2, यानी एक बार किसी एक भी डाई ने 6 ना दिखाया हो, एक डाई ने 6 दिखाया हो, दोनों डाई ने 6 दिखाया हो। तो अगर एक डाई ने दिखाते, मतलब एक डाई ने अगर 6 दिखाया होता तो हमारे पास कितने केस होते 10/36, और दोनों डाई ने अगर 6 दिखाया है तो कितने केस होते 1/36। लेकिन क्योंकि एटलीस्ट का केस है तो कम से कम एक डाई ने दिखाया, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और 1 और 2 का केस कंबाइन कर रखा है। तो 10 1 यानी 11/36। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11/36। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। From a lot of 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. तो डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए हमने निकालना है, तो हमें क्या दिया गया है 30 बल्ब्स, 30 बल्ब से 6 डिफेक्टिव है, यानी 6 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 24 हमारे पास कितने हैं नॉन डिफेक्टिव है, और 4 बल्ब्स हमने ड्रॉ किए हैं, यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4। और देखो हमारी सक्सेस किस में है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स में हमारी सक्सेस है। तो हम एक ए क्या लेंगे, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 6 डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डिफेक्टिव बल्ब्स निकलने की, तो 6/30, तो ये हो जाएगा 1/5। उसके बाद फेलियर हमारे पास ये तो 1 - 1/5 कर लो, नहीं तो अगर डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकले तो नॉन डिफेक्टिव निकले होंगे, यानी 24 अपॉन टोटल है 30। ये हमारे पास हो जाएगा 6 4 जा और 6 5 जा, यानी बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/5। तो देखो हम टेबल बना लेते हैं। तो एक्स की पहले हम एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होगी, यानी एक बार भी डिफेक्टिव बल्ब ना निकला, एक बार डिफेक्टिव बल्ब आया, 2 बार आया, 3 बार, या तो चारों के 4 बार, यानी 4 ड्रॉ किए हमने, चारों के 4 बार क्या है डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। तो हमारी अब की बार इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी हमारी इसमें डिफेक्टिव बल्ब्स निकलने में हमारी क्या है सक्सेस है। तो हमने वही लिखा, ए की निकाल लिया, बी हमने निकाल लिया, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 4, क्योंकि 4 टाइम हमने थ्रो किया है, उसे हम एन डिसाइड करते हैं। और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी पॉसिबल 0 1 2 3 4। तो हम टेबल लिख लेते हैं, टेबल में हमारे पास क्या होगा 0 1 2 3 और 4। इधर हमारे पास एक्स हो जाएगा, यह हमारे पास पी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो देखो
तो पी ऑफ किसके लिए निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे पी ऑफ ज़ीरो के लिए। तो पी ऑफ ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पी ऑफ ज़ीरो। तो पी ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, एन सी आर। तो यानी कितने बार एन की वैल्यू हमारे पास क्या, 4 सी, आर के लिए यानी 0 फर्स्ट, मल्टीप्लाई सक्सेस यानी 1/5 मल्टीप्लाई रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई फेलियर 4/5 रेज टू द पावर 4 - 0 यानी 4। तो 4C0, तो 4C0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल अपॉन C0, 4C0 4 का फैक्टोरियल और 4 - 0 यानी 4 का फैक्टोरियल अगेन और 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/5 रेज टू द पावर 0 यानी 1 और 4 का स्के 4 की पावर 4 यानी 4 का स्के 16। इसको 4 बार लिखेंगे हम, 4 × 4 × 4 × 4 और नीचे हो जाएगा 5 × 5 × 5। तो 4 4 16, 4 4 ये 16 हो गए, 16 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 × 4 16, 4 × 4 16, 16 × 16 256, इसका स्क्वायर 5 × 5 25 और ये भी 25 यानी 625 यानी 625 और 4 के फैक्टोरियल से तो 4 फैक्टोरियल गया, तो इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा। तो क्या होगा 256 256 अपॉन 625। उसके बाद पी ऑफ 1 के लिए, पी ऑफ 1 के लिए हम सिर्फ पी ऑफ 1 के लिए निकालेंगे, आपको पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 और पी ऑफ 4 के लिए खुद से ट्राई करना है। तो पी ऑफ 1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 4C1, तो 4C1 मल्टीप्लाई 1/5 रेज टू दी पावर यही सेम यानी 1 मल्टीप्लाई फेलियर 4/5 था तो 4 - 1 यानी 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4C1 तो यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 यानी 3 का फैक्टोरियल और इंटू 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 4/5 की तो 3 टाइम लिखेंगे, उसके बाद 5 को भी अगेन 3 टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिख लिया। उसके बाद 4 को हम कितने तक खोल लें, 4 × 3 का फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं ताकि इसे चला जाए, तो 4 × 3 तो हमारे पास 4 वही 4 बार 4 बच गए तो कितना हो जाएगा ऊपर 256। उसके बाद एक 5 ये ऐड हो गया तो अगेन 625, 4 बार ये हो गए तो ये अगेन कितना आ जाएगा 256 अपॉन 625। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज बाइज्ड शो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। अगर ये क्वेश्चन होता अनबाइज्ड कॉइन का तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया है सैम्पल स्पेस से, तो हम उसको ईजिली कर सकते थे क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की क्या थी, इक्वल थी, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम थी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हेड के इक्वल थी। लेकिन यहाँ कॉइन कैसा है, बाइज्ड कॉइन है, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स ज़्यादा है टेल आने से। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 75%, अगर 100% है तो 75% चांस ज़्यादा है किसके आने के, हेड आने के, और 25% चांस है टेल आने के। ये बोला है हेड इज़ 3 टाइम्स लाइकली एज ओकर एज टेल, मतलब अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो 75% 3 टाइम का मतलब कि यही तो है ना। तो 75% चांस हेड आने की है और 25% चांस क्या है टेल आने के हैं। तो 75% से परसेंट हटाओगे तो 75/100 तो कितना हो जाएगा 25 3 जा और 25 4 जा 100 तो 3/4। उसके बाद टेल के लिए 25% हटाने के लिए 100 नीचे आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1/4। या तो आप यहीं से देख लेते कि इसकी रेशियो कितनी है, ये 1 से 3 टाइम मतलब ज़्यादा है, तो दोनों का अगर ऐड करेंगे, जैसे हेड और इसकी रेशियो क्या होती है 3:1, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 3 और दोनों का टोटल 4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 और दोनों का टोटल 1/4, यानी दोनों बात सेम है, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास। तो कॉइन को हमने 2 टाइम टॉस किया है, कॉइन को अगर 2 टाइम टॉस किया तो एन की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई और एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी। नंबर ऑफ टेल्स के लिए पूछा है, हो सकता है एक बार भी टेल ना आई हो सकता है एक बार आई हो सकता है दोनों टाइम टेल आई हो। तो टेबल हमारे पास क्या हो जाएगी 0 1 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x और p ऑफ x। तो अगर हम देखें NC0 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, NC0 के लिए नहीं, p ऑफ 0 के लिए, तो p ऑफ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा NCR यानी 2 टाइम n की वैल्यू 2 थी 2C 0 मल्टीप्लाई
इस क्वेश्चन में हमारे पास सक्सेस क्या हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ टेल्स के लिए, तो नंबर ऑफ टेल्स वाली हमारे पास क्या हो जाएगी सक्सेस। तो कभी हमने मतलब इसको पहले निकाला इसको बाद में, तो अब ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ अगर हेड्स के लिए होता तो हम इसको पहले लिखते, ये हमारी सक्सेस होती और ये फेलियर होती, लेकिन इन्होंने टेल्स के लिए पूछा है तो ये हमारी सक्सेस है। तो हमने लिखा 1/4 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई 3/4 रेज टू दी पावर 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2c0 हमारे पास क्या होता है 2 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर इंटू आर के फैक्टोरियल से हमने इसको खोल लिया। 1/4 रेज टू दी पावर 0 अगेन 1 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर 9 और 4 का 16, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल गया तो 9/16 इंटू 1 अगेन 9/16। पी ऑफ 1 के लिए हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2c1 मल्टीप्लाई 1/4 रेज टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई 3/4 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो 2c1 यानी 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 यानी 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल 1/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3/4 भी एज इट इज़, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू हो जाएगा, तो 2 1 जा, नीचे तो 1 1 नहीं चल रहा है तो 2 2 जा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/8, ये हमारे पास हो जाएगा 3/8। उसके बाद पी ऑफ 2 के लिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।